स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। वे अभी भी आदर्श और रेणु से भयभीत थे। आखिरकार वे दोनों बिना पलक झपकाए डाकुओं को मार रहे थे। हालांकि जब उन्होंने एक आदमी को अपाहिज पैर के साथ गांव लौटते देखा तो उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। यह वही आदमी था जिसे आदर्श ने चट्टान से नीचे फेंक दिया था। आदर्श ने उसके गिरने की गति को बहुत करने के लिए स्पेस मैजिक का इस्तेमाल किया था। उस आदमी की ज्यादा से ज्यादा कुछ ही हड्डियां टूटी थी और लाइटनिंग का झटके के कारण वह सुन्न होने के अलावा कुछ नहीं हुआ था। उसकी जान खतरे में नहीं थी। उन्हें बस इसे नकली बनाना पड़ा ताकि लाल आभूषण गिल्ड के लोगों को विश्वास हो जाए कि वे ग्रामीणों को बचाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। यह सब डाकुओं को ग्रामीणों को बंधक बनाने से रोकने के लिए था। जल्दी करो और लोगों को आश्रय में ले जाओ। सरकार को यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा समय लगने वाला है। यदि लाल आभूषण गिल्ड वापस आती है तो आपको फिर से पीड़ा झेलनी पड़ेगी, रेणु ने ग्रामीणों से कहा। लाल आभूषण गिल्ड वास्तव में गांव को लूटने के लिए काफी क्रूर था। वे डीमन प्राणियों से भिन्न नहीं थे और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि वे डीमन प्राणियों से भी अधिक डरावने थे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत में आपको गलत समझने के लिए मुझे खेद है। मुखिया ने अपना आभार व्यक्त करने के लिए जमीन पर घुटने टेक दिए। ग्रामीण जमीन पर गिर पड़े और आदर्श और रेणु को कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम किया। चूंकि वे स्थानीय थे इसलिए उन्होंने लाल आभूषण गिल्ड के बारे में बहुत सी बुरी अफवाहें सुनी थी। वास्तव में सरकार और हंटरों के लिए काम करने वाले कई जादूगरों ने लाल आभूषण गिल्ड के व्यवसाय में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। इस बीच इन दो युवा यात्रियों जिनका गांव से कोई संबंध नहीं था ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें बचाया था। वे कैसे आभारी नहीं हो सकते। इसके अलावा उन्होंने समझदारी से ग्रामीणों को चोट लगने से बचाया था। लाल आभूषण गिल्ड के लोग पतितों का एक समूह थे। अगर किसी ने उनके व्यवसाय में हस्तक्षेप करने की हिम्मत की तो वे ग्रामीणों का नरसंहार करना शुरू कर देंगे। आप सभी को भी सावधान रहना चाहिए। लाल आभूषण गिल्ड के लोग एक प्रतिशोधी समूह है। यही मुख्य कारण है कि वे कैरेबियन सागर के शासक हैं। चूंकि उनमें से कई भाग गए हैं, वे निश्चित रूप से आपको परेशान करने का कोई रास्ता खोज लेंगे। उनके कई स्थानों पर सदस्य हैं, इसलिए आपको अधिक सावधान रहना चाहिए, मुखिया ने उन्हें याद दिलाया। मुझे संदेह है कि वे दोबारा आएंगे। वे मुझे केवल पैसे देंगे। आदर्श मुस्कुराया। कैरेबियन तट के सबसे बड़े घातक ट्यूमर को नुकसान पहुंचाने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। सच कहूं तो आदर्श ने शैतान नगरी के रेड कार्डिनल की पूंछ पर कदम रखने के बाद उसे पहले की तुलना में बहुत अधिक साहसी महसूस करा दिया था। उसका दिल नहीं कांपा, यहाँ तक कि उसकी हिम्मत भी बड़ी हो गई थी। उन्होंने नहीं सोचा था कि दुनिया में ऐसा कोई संगठन था जो शैतान नगरी से अधिक क्रूर और बदतर था। आखिरकार सरकार के प्रतिनिधि पहुंचे। जब आदर्श ने स्थानीय सरकार की दक्षता देखी तो आखिरकार उन्हें समझ में आ गया कि लाल आभूषण गिल्ड इतना लापरवाह क्यों था। घटनाओं पर उनकी धीमी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से यही कारण थी कि लाल आभूषण गिल्ड उनसे नहीं डरता था। आदर्श ने शुरू में सोचा था कि पुरस्कार उस फिरौती से अधिक होगा जो उसने लाल आभूषण गिल्ड से मांगी थी। उन्हें आश्चर्य हुआ। स्थानीय सरकार ने उन्हें और रेणु को छोड़ने के लिए केवल $9 बिलियन का भुगतान किया। सिर्फ 9 करोड़। आदर्श को याद आया कि एनफोर्समेंट यूनियन एक गृह पुजारी के लिए 9 बिलियन की पेशकश कर रहा था और आदर्श ने लाल आभूषण गिल्ड के कई सदस्यों को पकड़ लिया था। फिर भी स्थानीय सरकार ने उसे केवल $9 मिलियन का इनाम दिया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कोई भी हंटर लाल आभूषण गिल्ड के सदस्यों का शिकार करने को तैयार नहीं था। जादूगर जो लाल आभूषण गिल्ड को हराने के लिए काफी मजबूत थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से सोचा कि 9 मिलियन उनके लिए पर्याप्त नहीं थे। यह उनके लिए उपयोगी उपकरण खरीदने के लिए भी पर्याप्त नहीं थे। रेणु के साथ इनाम बांटने के बाद आदर्श को थोड़ा पछतावा हुआ। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा
तो उसने लाल आभूषण गिल्ड के सदस्यों को बंधक बना लिया होता और उनके सीनियरों से फिरौती की मांग की होती। शायद लाल आभूषण गिल्ड ने उसे स्थानीय सरकार की तुलना में अधिक अच्छी रकम दी होती। आदर्श इस छोटी सी रकम को एक पल में खर्च कर सकता था, जैसे कि अपने ब्लैक स्नेक आर्मर की ऊर्जा को फिर से भरने के लिए। सभी उपकरण सक्रिय होने पर ऊर्जा की खपत नहीं करते हैं, लेकिन अगर उन्हें कुछ क्षति गंभीर होती है तो उन्हें अपनी ऊर्जा बहाल करने के लिए बड़ी मात्रा में जादूगर अयस्कों की आवश्यकता होगी। आदर्श का ब्लैक स्नेक आर्मर तब क्षतिग्रस्त हो गया था जब वह नाज़का राक्षस पक्षियों और राक्षस वानरों के खिलाफ लड़ रहा था। यह पैसा बमुश्किल उसके कवच को ठीक करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि ऐसा इसलिए भी था क्योंकि शैतान ब्लैक स्नेक आर्मर का स्तर अपेक्षाकृत अधिक था। किसी भी अन्य उपकरण को ठीक होने के लिए इतनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। रेणु भी व्यथित महसूस कर रही थी। स्थानीय सरकार ने उन पर इतना बड़ा उपकार करने के बाद भी इतना कम पैसा दिया था। ऐसा कठिन और अप्रतिफल वाला काम दोबारा कौन करना चाहेगा। तीनों ने यात्रा जारी रखी और समुद्र के किनारे एक शहर में अन्य सदस्यों के साथ फिर से एकत्र हुए। टीम गंभीर रूप से अलग हो गई थी। एक ही स्थान पर रहने के अलावा टीम को आमतौर पर कुछ समूहों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक अपने स्वयं के व्यवसाय के बारे में सोच रहा था। जब आदर्श, रेणु और आहान अपने आवास पर पहुंचे तो बाकी लोग कहीं नजर नहीं आए। आदर्श इस जगह से काफी निराश थे। उन्होंने इधर उधर भागदौड़ में अपना समय बर्बाद करने के बजाय अपने कमरे में रहकर कल्टीवेशन करने का फैसला किया। उसे अभी भी शैडो स्टार कॉन्स्टलेशन पर महारत हासिल करनी थी। इसमें उसे कुछ समय लगने वाला था। स्वयं स्टार कॉन्स्टलेशन का निर्माण करके लाइटनिंग एडवांस स्पेल की शक्ति का अनुभव करने के बाद उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि स्टार कॉन्स्टलेशन स्क्रोल केवल सहायक उपभोग्य वस्तु थी। यह एडवांस स्पेल की पूरी क्षमता को उजागर करने में असमर्थ थी। निष्कासन की पूरी क्षमता को उपयोग करने के लिए आदर्श ने अधिक परिश्रम पूर्वक कल्टीवेशन करने का दृढ़ संकल्प किया था। एशियन मैजिक एसोसिएशन संयुक्त अरब अमीरात में स्थित था। इस स्थान को दुबई मैजिशियन टावर भी कहा जाता था। कई राष्ट्रीय टीमों के सलाहकार एक विशाल गोल मेज पर बैठे थे। छत सहित आसपास का वातावरण नीला नीला आकाश बना रहा था। उन्हें और आकाश को अलग करने वाली एकमात्र चीज कुछ फ्रांसीसी खिड़कियां और एक पारदर्शी छत थी। एशिया में केवल उच्चतम स्तर के जादूगरों की ही स्काई मीटिंग रूम में प्रवेश की अनुमति थी। यदि कोई बैठक कक्ष के प्रवेश द्वार पर काफी देर तक बैठा रहता है तो उसे किसी निश्चित जादूगर से मिलने का मौका भी मिल सकता है। चीन के दो सलाहकार हैंगली और इससे मैं मेज पर बैठे थे। मुख्य सीटों पर स्पष्ट रूप से संयुक्त अरब अमीरात के सलाहकारों का कब्जा था। उसके बाद जापान, भारत, कोरिया, थाईलैंड और एक निश्चित आबादी वाले कुछ अन्य एशियाई देशों के सलाहकारों का भी कब्जा था। जापानी सलाहकार अपने पैरों पर खड़े हुए और दृढ़ता से कहा, मेरे दृष्टिकोण से हमारे छात्रों का प्रदर्शन चीनी टीम के बराबर है। मुझे उम्मीद है कि एशिया मैजिक एसोसिएशन निष्पक्ष निर्णय लेगा और पवित्र जादूगरों द्वारा उपहार में दिया गया डार्क नोबल मेंटल जापान के प्रतिभाशाली शैडो मैजिशियन अकीरा मात्सुकी को देगा। वह जापानी टीम फुजिकाता तेगामी की सलाहकार थी। उन्हें ट्रेनिंग हॉल के सलाहकार से राष्ट्रीय टीम के सलाहकार के रूप में पदोन्नत किया गया था। क्या यह किसी प्रकार का मजाक है? यह मत भूलो कि मेरे छात्रों ने आपके पूर्वी समुद्री किले में बहुत सारे समुद्री राक्षसों को मार डाला है और दुनिया और पेरू नाज़का की घटना में उनके योगदान से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने फंसे हुए 3000 मजदूरों और उन शहरों को बचाया जिन पर अटैक हो रहा था। क्या आप गंभीरता से सोचते हैं कि ब्राजील के वर्षावन में आपके द्वारा की गई छोटी सी खोज उनकी उपलब्धियों जितनी सार्थक थी? आपने केवल जंगल के बाहरी हिस्से का पता लगाया है। हंटरों का कोई भी बहादुर समूह से आसानी से कर सकता है। चीनी सलाहकार ने अप्रिय आवाज में जवाब दिया। भले ही राष्ट्रीय टीम के सलाहकार टीम के साथ नहीं रहे, लेकिन उनकी टीम की उपलब्धियां उन्हें तुरंत बता दी गई।
फिर उनके महाद्वीप के संबंधित मैजिक एसोसिएशन उनके प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय टीमों का मूल्यांकन करेगी। प्रत्येक टीम को वितरित संसाधन एक ही कटोरे से थे। राष्ट्रीय टीमों को उनकी ट्रेनिंग के दौरान और प्रदर्शन और योगदान के आधार पर संसाधन सौंपे गए थे। योगदान व्यक्तिगत प्रदर्शन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। यह स्पष्ट था कि चीनी टीम योगदान के मामले में उल्लेखनीय थी, चाहे वह पूर्वी समुद्री किले में समुद्री राक्षसों को मारना हो या नास्का में घटना को हल करना हो। यहाँ तक कि पेरू भी चीनी टीम को वे संसाधन देने को तैयार थे जो शुरू में उनकी राष्ट्रीय टीम को आभार व्यक्त करने के लिए आवंटित किए गए थे। ऐसे योगदान बहुत सार्थक थे। इस प्रकार चीनी सलाहकार के पास कोई कारण नहीं था कि वे किसी और को वे संसाधन लेने दे जिनके वे हकदार थे। अब चलो शांत हो जाओ। मैंने सभी को यहाँ ठीक इसी कारण से इकट्ठा किया है। जिन टीमों को संसाधन प्राप्त करने का अधिकार है वे है चीन, जापान और भारत। मुख्य सीट पर सफेद शर्ट पहने एक बूढ़े व्यक्ति ने बोलना शुरू कर दिया। कब से इसमें भारत भी शामिल है? चीनी सलाहकार ने शिकायत की, जो अपने बुरे स्वभाव के लिए जाने जाते थे। पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। बूढ़े व्यक्ति ने तीनों देशों के सलाहकारों की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, न्यूनतम जानकारी के आधार पर ऐसा लगता है कि इन 3 देशों के छात्र कैरेबियन सागर के करीब ट्रेनिंग ले रहे हैं। मेरा सुझाव है कि हम यहाँ छात्रों की उपलब्धियों की तुलना करने की कोशिश करने के बजाय उन्हें डार्क नोबल मेंटल के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करने दें। छात्रों को आपस में प्रतिस्पर्धा करने दें? क्या हम उन्हें एक दूसरे से लड़ने के लिए कहेंगे? डीन गीत ने पूछा। बिल्कुल नहीं। हम ट्रेनिंग चरण समाप्त होने से पहले राष्ट्रीय टीमों को एक दूसरे से लड़ने की सलाह नहीं देते हैं। मूल रूप से न्यूयॉर्क में स्क्रैड हॉल ऑफ लिबर्टी को कैरेबियन सागर में लाल आभूषण गिल्ड द्वारा काफी सिरदर्द दिया जा रहा था। हालांकि चूंकि लाल आभूषण गिल्ड के बहुत सारे सदस्य थे जो हर जगह पर नजर रखते थे, इसलिए स्क्रैड हॉल ऑफ लिबर्टी के जादूगरों को लाल आभूषण गिल्ड से निपटने में परेशानी हो रही थी। परिणाम स्वरूप स्थानीय गांव और कस्बे लाल आभूषण गिल्ड द्वारा लूटे जाते रहे। मेरा सुझाव यह है कि हमारे देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को दुनिया की ओर से न्याय की सेवा करने के लिए बाध्य महसूस करना चाहिए। इन 3 देशों के छात्र मिलकर रेड आभूषण गिल्ड को खत्म करेंगे और कैरेबियन सागर में शांति लौटाएंगे, बूढ़े ने कहा। सुझाव सुनकर बैठक कक्ष में मौजूद लोग चुप हो गए। भारत के एक सलाहकार सबसे पहले बोलने वाले थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, क्या युवा आवेगी छात्रों के एक समूह से चालाक और क्रूर लाल आभूषण गिल्ड को खत्म करने के लिए कहना थोड़ा जोखिम भरा नहीं है? हाँ, वे अपनी जान भी गंवा सकते हैं। एक महिला मूल्यांकनकर्ता ने सहमति व्यक्त की। लाल आभूषण गिल्ड को विभिन्न महाद्वीपों के कई जादुई संघों द्वारा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया था। उनकी सदैव ही खराब प्रतिष्ठा रही है, यहाँ तक कि कुछ अनुभवी जादूगरों को भी लाल आभूषण गिल्ड के भ्रष्ट जादूगरों के खिलाफ जीतने में परेशानी होगी। छात्रों के एक समूह की तो बात ही छोड़ दे। लाल आभूषण गिल्ड छात्रों को सारंगी की तरह बजाने और उनकी हत्या करने जा रहा था। मुझे कोई आपत्ति नहीं, आखिरकार ट्रेनिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है। प्रत्येक जादूगर को जादूगर बनने का निर्णय लेते समय अपनी जान गंवाने के जोखिम का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। लाल आभूषण गिल्ड द्वारा किया गया नुकसान समुद्री राक्षसों से भी अधिक है। मुझे विश्वास है कि मेरे छात्र उनकी देखभाल कर सकते हैं, चीनी सलाहकार ने घोषणा की। यह बहादुरी से भरे डाकुओं का एक झुंड है। मेरे छात्रों में से कई पवित्र हॉल ऑफ लिबर्टी के जादूगरों की तुलना में अधिक प्रतिभाशाली है। डाकुओं को मार गिराने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। जापानी टीम भी सहमत होगी, उसके पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। इस बीच भारतीय टीम के सलाहकार की नजर नागवार गुजरी। अन्य 2 देश जोखिम उठाने को तैयार थे। यदि वह सुझाव से सहमत नहीं हुए तो यह उनकी टीम के लिए शर्मिंदगी होगी। हालांकि लाल आभूषण गिल्ड के जादूगरों से निपटना निश्चित रूप से उतना आसान नहीं था जितना सभी ने सोचा था। यदि उनके छात्र लाल आभूषण गिल्ड के हाथों में पड़ गए
तो उनके पास मूल रूप से जीवित रहने का कोई मौका नहीं था। सुरक्षा ऐतिहासिक के तौर पर हमने पहले ही अमेरिका के स्क्रैड ऑल ऑफ लिबर्टी से संपर्क कर लिया है। वे प्रतिभाशाली जादूगरों को अंधेरे में निरीक्षण करने के लिए भेजेंगे। वे लाल आभूषण गिल्ड को उखाड़ फेंकने की उम्मीद करते हैं, और अगर छात्र किसी भी तरह की परेशानी में है तो वे तुरंत मदद भी करेंगे जब तक वे समय पर सहायता प्रदान कर सकते हैं। छात्रों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। यह अच्छा है, यह बेहतर लगता है। भारतीय टीम के सलाहकार राहत महसूस कर रहे थे। भले ही स्क्रैड हॉल ऑफ लिबर्टी के जादूगरों ने अपनी छात्रों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी, लेकिन छात्रों को खुद ही शातिर डाकू से निपटने की अनुमति देने से बेहतर था। तो फिर तय हो गया। लैंशी कैरिबियन सागर का एक शहर। आदर्श ने काफी दिनों तक एकांत में कल्टीवेशन की थी। वह इस बात को लेकर उत्सुक थे कि टीम अभी तक रवाना क्यों नहीं हुई। क्या उन्हें यथाशीघ्र मैक्सिको पहुंचने के लिए नहीं कहा गया था? आदर्श कमरे से बाहर निकला और मेघना से टकराया, जो सभी को इकट्ठा होने के लिए कह रही थी। उसकी छाती महिला की छाती से छू गई। मेघना विशेष रूप से बिजी नहीं थी, कुछ ऐसा जो तटस्थ दिखने वाली सुंदरता में कमी थी। हालांकि यदि उसका वक्ष बड़ा होता तो वह अपने तटस्थ रूप का अनोखा आकर्षण खो देती। आपने यह जानबूझकर किया? मेघना को भरोसा था कि आदर्श जानबूझकर उससे टकराया था। तुम्हारे पास ऐसा कहने के लिए क्या सबूत है? आदर्श ने मांग की। आप एक स्पेस मैजिशियन हैं, आप कैसे नहीं जान सकते कि मैं कोने को मोड़ रही हूँ? मेघना ने कहा। आप एक साउंड मैजिशियन हैं, तो क्या आपको मेरे कदमों की आवाज नहीं सुननी चाहिए? शायद आपसे भी यह महसूस करने की कोशिश करी है कि मैं कितना मर्दाना हूँ। आदर्श ने चिढ़ाया। मेघना जानती थी कि आदर्श जैसा गंदा मुंह वाला व्यक्ति से पाला लेकर कोई फर्क नहीं। चलो बिजनेस की बात करते हैं, हमारा नया मिशन आ गया है, मेघना ने कहा। क्या इसका मतलब यह नहीं कि किसी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा? आदर्श ने उत्साह से पूछा। यदि टीम में किसी को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है तो नंदिनी टीम में फिर से शामिल हो सकेगी। आदर्श ने पहले ही ट्रेनिंग हॉल से इसके बारे में पूछताछ कर ली थी। त्यानशान पर्वत से लौटने के बाद नंदिनी की ताकत आसमान छू गई। चीनी ट्रेनिंग हॉल में कई देशों की हार हुई थी। नंदिनी को वे संसाधन भी दिए गए जो राष्ट्रीय टीम के सदस्यों को आवंटित किए गए थे। यह एक बाघ के पंखों का एक जोड़ा जोड़ने जैसा था लगभग। क्या आप तीनों कुछ दिन पहले डाकुओं के एक समूह में नहीं गए थे? हमारा मिशन लाल आभूषण गिल्ड के सदस्यों को गिरफ्तार करना है, मेघना ने कहा। आदर्श ने अपना मुंह इतना खोला कि उसमें हंस का अंडा समा जाए। क्या सचमुच यह इतना संयोगपूर्ण होना चाहिए? ऐसा लग रहा था कि उनके और लाल आभूषण गिल्ड के बीच संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल। 3 टीमें एकत्रित हुई। डार्क नोबल मेंटल। वह क्या है? यह बहुत अच्छा लगता है। टीम हॉल में जमा हो गई थी। उन्होंने सलाहकारों से नई व्यवस्थाओं के बारे में सुना और उन्हें मिशन के बोनस इनाम का उल्लेख करते हुए सुना। बोनस इनाम एक मैजिक इक्विपमेंट था, कुछ जादुई आवरण जैसा। यह एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का उपकरण था क्योंकि यह सहायक उपकरण का एक टुकड़ा था जिसे जादुई कवच या ढाल के साथ पहना जा सकता था। जाहिर तौर पर मेंटल या विंड ब्रेकर जैसे उपकरण का मैजिक विंग्स के समान उपयोग हो सकता है क्योंकि वे पंखों में भी फैल सकते हैं। हालांकि मेंटल प्रकार का विंग जादुई इक्विपमेंट दोनों को जादूगरों के बीच विलासिता का सामान माना जाता था। यदि दोनों को एक ही उपकरण में जोड़ दिया जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक अत्यंत दुर्लभ खोज थी। हो रही सभी नीलामियों को देखने के बाद भी इसके जैसा कुछ भी पाना असंभव था। वे कहते हैं कि यह उपकरण का एक टुकड़ा था जिसे अतीत में एक निश्चित जादूगर ने इस्तेमाल किया था। अब उन्होंने युवा जादूगरों को प्रेरित करने के लिए इस वर्ल्ड मैजिक इंस्टीट्यूशन को दान कर दिया है। अब हम डार्क नोबल मेंटल के लिए 2 अन्य देशों जापान और भारत के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं। वे कैरिबियन सागर के करीब है और वे लाल आभूषण गिल्ड को खत्म करने के लिए हमारे साथ मिलकर काम करेंगे, मेघना ने विस्तार से बताया। क्या वास्तव में उनके साथ टीम बनाना जरूरी है जब हम केवल डाकुओं के एक समूह के खिलाफ जा रहे हैं? अनिकेत ने तिरस्कार पूर्वक कहा। आप गलत है।
लाल आभूषण गिल्ड सिर्फ डाकुओं का एक समूह नहीं है। जब गिल्ड की पहली बार स्थापना हुई तो यह भ्रष्ट जादूगरों का एक संघ था। इसका प्रभाव एक जादुई कबीले के बराबर था, जिसके नेतृत्व में हजारों जादूगर थे। उनकी औसत ताकत इंटरमीडिएट स्तर पर है और उनके पास बहुत सारे एडवांस मैजिशियन भी है। वे चुराए गए संसाधनों और धन का उपयोग नए सदस्यों को ट्रेंड करने के लिए करते हैं, जिससे एक संपूर्ण पारिवारिक श्रृंखला बनती है। मेघना ने पहले ही लाल आभूषण गिल्ड पर शोध कर लिया था। हमने हाल ही में उनसे लड़ाई की है। उनकी समग्र ताकत कमजोर नहीं है, रैडो ने गंभीरता से कहा। यह स्पष्ट था कि सुरेंद्र और ओमी के नेतृत्व वाला समूह लाल आभूषण गिल्ड की केवल एक छोटी शाखा थी। पर्दे के पीछे उनका समर्थन करने वाला कोई और भी मजबूत व्यक्ति होना चाहिए, अन्यथा आसपास के देशों की सरकारें उनके सामने इतनी असहाय नहीं होती। हम यहाँ लांशी टाउन में इंतजार करेंगे। जापानी और भारतीय टीमें यहाँ अपनी राह बना रही है, हमें उन्हें जल्द ही देखना चाहिए, मेघना ने कहा। दोपहर में जापान और भारतीय टीमें लांशी टाउन पहुंची। 30 लोगों के समूह ने सीगल पार्क में मिलने का फैसला किया। चूंकि बहुत सारे लोग थे और हर कोई अंग्रेजी में पारंगत नहीं था, टीमों ने केवल अपने प्रतिनिधियों को एक मेज पर चर्चा करने के लिए भेजा। अन्य लोग घास और पैदल मार्ग पर इंतजार कर रहे थे। यह अधिक से अधिक बी है, आहन ने आत्मविश्वास से कहा। शायद यह सी है, आदर्श ने झिझकते हुए कहा। बी, मुझ पर विश्वास करो, यदि यह सी है तो आकार बड़ा होना चाहिए। यदि यह बी है और बार के लिए उन्हें अंदर धकेल रही तो आकार वाई जैसा दिखता है, अनुभवी आहन ने कहा। दोनों एक बेंच पर बैठे थे। वे ऊब चुके थे, इसलिए उन्होंने लड़कियों के कप साइज की पहचान करने का फैसला किया। उनका लक्ष्य जापानी टीम की एक महिला छात्रा थी, जिसने छोटी स्कर्ट के साथ समुद्री नीले रंग की नाविक वर्दी पहनी हुई थी। वह संभवतः कॉस्प्ले की प्रशंसक थी। उसने एक जोड़ी आकर्षक मोजे भी पहने हुए थे। यदि वह राष्ट्रीय टीम में नहीं होती तो ज्यादातर लोग उसे वेशभूषा पहनने का शौक रखने वाली लड़की मान लेते। कोई भी यह नहीं सोचेगा कि वह एक शक्तिशाली जादूगरनी थी। हुडी पहने एक जापानी व्यक्ति अचानक गंभीर स्वर में बोलते हुए आदर्श और आहन की ओर बढ़ा। तुम दोनों, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रहे थे? मौखिक रूप से किसी महिला का अपमान करना सज्जन व्यक्ति जैसा नहीं है। वह अंग्रेजी में बात कर रहा था और नाविक की वर्दी में लड़की भी उसे समझ रही थी। उसने आश्चर्य के संकेत के साथ विकृत आदर्श और आहन की ओर देखा। हुड्डी वाला आदमी से जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा था। नाविक की वर्दी में लड़की को पता नहीं था कि आदर्श और आहन क्या चर्चा कर रहे थे। एक सामान्य महिला के रूप में उसने तुरंत मान लिया कि वे गंदे विचार रख रहे थे, इसलिए आदर्श और आहन पर उसकी नजर तुरंत शत्रुता से भर गई। आदर्श और आहन को बेशर्म हरकतों का अनुभव था। आहन अपनी असहमति व्यक्त करने वाला पहला व्यक्ति था। वह धीरे से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और बोला, हम एक खूबसूरत लड़की की प्रशंसा पर चर्चा कर रहे हैं। आपके मुंह में यह इतना गलत और घटिया क्यों लगा? मैं कह रहा था कि मुझे उसकी स्कॉट किंग्स और उसका फिगर पसंद है। यह आपका कोई व्यवसाय कैसा है? आहन वास्तव में तेलियो जीव वाला था। उन्होंने उस कुटिल जापानी व्यक्ति के आरोप को तुरंत सुधार लिया। अकीरा, इसे भूल जाओ, उनका कोई नुकसान नहीं है। नाविक की वर्दी में लड़की भी एक समझदार इंसान थी। स्पष्टीकरण सुनने के बाद बहुत ज्यादा परेशान नहीं दिखी। उसने उन्हें क्षमा प्रार्थी मुस्कान भी दी। वे कह रहे थे, लानत है। अकीरा को जाहिर तौर पर नाविक की वर्दी में लड़की की बहुत परवाह थी। उसके प्रति जरा सा भी अनादर उसे क्रोधित कर देता था। आदर्श और आहन ने बेशर्मी से उस व्यक्ति के आरोपों को नजरअंदाज कर दिया। अकीरा को समझाने में परेशानी हो रही थी। वो केवल अपने शब्दों को निगल सकता था और दोनों की ओर घूर कर देख सकता था। इस बीच मेघना ने जापान और भारतीय टीमों के प्रतिनिधियों के साथ एक समझौता किया था। वे कार्यों का बंटवारा करने लगे। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।